नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव, केरल में मोदी का दांव क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। फिक्र आपकी में मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। उम्मीद है हमें कि आप पूरे परिवार के साथ टीवी 9 भारतवर्ष के 9 बजे के शो को देख रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव को लेकर किए गए सर्वे को किया खारिज। बड़ी खबर, गृह मंत्री ने कहा सर्वे वाले पहले बीजेपी को हरवाते हैं, बाद में जिताते हैं। गृह मंत्री ने टीवी 9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव बातचीत में किया जीत का दावा। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में दिखा लोगों का हुजूम, काफी भीड़ थी वहां पर। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में दिखी मुस्लिम महिलाएं भी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर, कर्नाटक में बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा के बयान से बड़ा विवाद। ईश्वरप्पा ने कहा कि चिकमंगलूर से विधायक सी.टी. रवि भविष्य में सीएम बन सकते हैं। ईश्वरप्पा ने दी सफाई और कहा कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि सी.टी. रवि अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ईश्वरप्पा के बयान को कांग्रेस नेता डी.के. शिवकुमार ने बनाया मुद्दा। कांग्रेस नेता डी.के. शिवकुमार ने कहा बीजेपी के सब्र का बांध टूट गया है, उसने अपने मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है, ये उन्होंने कहा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के पास दिखा ड्रोन। यह दावा आम आदमी पार्टी ने किया। आप नेताओं की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। केजरीवाल का सरकारी घर दिल्ली के नो फ्लाई जोन राउज एवेन्यू इलाके में है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, मोदी सर ने मामले में मिली सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का किया रुख। बड़ी खबर है, उन्होंने हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। राहुल की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। सूरत सेशंस कोर्ट ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी। पांचवी बड़ी खबर, सीधे देखिए, एक्सक्यूज मी, बरेली जेल में अशरफ से मिलने वाले 3 अज्ञात लोगों में से 2 की पहचान हो गई है। टीवी 9 भारतवर्ष ने वीडियो दिखाकर खुलासा किया तो पुलिस हरकत में आई है। एक का नाम अजहर और दूसरे का अफसर है। छठी बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज फिर अपराधियों के खिलाफ दिया बड़ा बयान। आज माफिया गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांग रहे हैं, ये उन्होंने कहा कि 6 वर्ष पहले यूपी में ना आम लोग सुरक्षित थे और ना ही व्यापारी। अराजकता चरम पर थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। और एक और बड़ी खबर, शाइस्ता परवीन के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद या आसपास छिपे होने की जानकारी मिली है। जांच एजेंसियां कई जगहों पर एक साथ छापेमारी कर रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता के साथ गुड्डू मुस्लिम भी हो सकता है, इसीलिए टीम के साथ महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। बड़ी खबर आ रही है एक और, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर होगी दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस दर्ज करेगी एफआईआर। 7 पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के तीसरा दिन भी धरना आज जारी रहा। और 9वीं बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, अभी जो आंकड़ा हमारे पास आ रहा है उसके मुताबिक 278 भारतीयों को सूडान से इवैक्यूएट करा लिया गया है। ऑपरेशन कावेरी आईएनएस सुमेधा ने इन भारतीयों को जेद्दा लाया। करीब 3000 भारतीय सूडान में फंसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन कावेरी का जिम्मा जो है विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को सौंपा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन। यह बहुत बड़ी खबर है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में ली आखिरी सांस। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। इस वक्त यह बहुत बड़ी खबर है। मोहित हमारे साथ हैं। मोहित, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, 21 अप्रैल को प्रकाश सिंह बादल, जो कि 5 बार के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के और शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ हुई थी और तब से ही वो मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में एडमिट थे। बाद में उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनको फोर्टिस अस्पताल में ही आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था और तब से उनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही थी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनकी तबीयत खराब थी, 95 साल उनकी उम्र थी, उम्र का तकाजा भी था। इसी वजह से डॉक्टर्स ने कहा कि वो सरवाइव नहीं कर पाए हैं और उनको अभी फिलहाल उनकी जो मृत्यु की खबर है उसको कंफर्म कर दिया गया अस्पताल की तरफ से। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। एक चिंताजनक खबर और एक ऐसे नेता जो कि पंजाब के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक गिने जाते थे हमेशा। लेकिन अब इस शो की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर क्या है। ब्रेकिंग न्यूज तो आपने देख ली,
लेकिन आज की पहली बड़ी खबर क्या है यह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीधा ये पहली खबर, कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पीएम मोदी कर्नाटक न जाकर केरल गए। मोदी के केरल दांव की खबर हम आपको बताएंगे, इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो जानना जरूरी है। लेकिन दूसरी खबर, कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में आज मुस्लिम महिलाएं भी आईं। यादगीर से आई तस्वीर का राजनीतिक संदेश हम आपको बताएंगे। लेकिन इस सब के बीच में अगली खबर जो है, सीधा ये यहां पर, वो अगली खबर है महाराष्ट्र से। अजीत पवार का सीएम वाला पोस्टर चर्चा में है। क्या एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में है, ये देखना जरूर है। चौथी खबर बिहार से है। जेल से बाहर आए बाहुबली आनंद मोहन ने नीतीश कुमार को भैया कहा और रिहाई पर सवाल उठाने वालों के लिए भौंकने शब्द का इस्तेमाल किया। नीतीश के सुशासन पर सवाल उठाने वाली खबर जरूर देखेगा। और पांचवी खबर जो आज इस शो की है, बरेली जेल में वो 3 कौन थे और उनकी पहेली क्या है, आज यूपी पुलिस ने सुलझाने का दावा कर दिया। लेकिन पहले पहेली कैसे उलझ गई ये जानकारी हैरान करने वाली है। आइए आपको बताते हैं आज की हमारी पहली खबर। एक्सक्यूज मी। कर्नाटक में चुनाव, केरल में मोदी का दांव। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, 10 मई को वोटिंग और 13 को रिजल्ट है। बीजेपी की पूरी मशीनरी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक जाने से पहले केरल गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? 2 दिनों तक पीएम मोदी के केरल दौरे का मतलब क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। उसे जानने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले कोची एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए। ये देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब विमान से उतरे तो प्रोटोकॉल के मुताबिक सबसे पहले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। गवर्नर से मिलने के बाद प्रधानमंत्री का स्वागत केरल के सीएम पिनरई विजयन ने किया। तीसरे नंबर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब में दोनों हाथ जोड़ लिए। इसके बाद पीएम ने जिस चौथी हस्ती से मुलाकात की तो उस तस्वीर ने सबको जो है वो थोड़ा सा ध्यान खींच लिया अपनी तरफ। पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर से मिले। मोदी ने थरूर की तरफ अपना दायां हाथ बढ़ाया। थरूर ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए पीएम का ग्रैंड वेलकम किया। थरूर अपने दोनों हाथों से पीएम का हाथ थामे दिखे। जवाब में मोदी ने अपना बायां हाथ शशि थरूर के कंधे पर रखकर बातें शुरू कर दी। दोनों नेताओं में गर्मजोशी के साथ कुछ सेकंड तक बातचीत होती रही। अब सवाल यह है कि केरल से आई यह तस्वीर क्या कहती है, और सियासी गलियारे में यह सवाल तब पूछे जा सकते हैं जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बाद से ही थरूर पार्टी में अलग थलग पड़ चुके हैं। वो कई बार अलग अलग मसलों पर पीएम मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। एक हफ्ते पहले ही थरूर ने केरल को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देने के ऐलान के फैसले पर भी पीएम मोदी की प्रशंसा की थी। तब उन्होंने कहा था कि विकास की बात राजनीति से अलग होनी चाहिए। पिछले साल ही थरूर ने सबसे पहले केंद्र से केरल को वंदे भारत ट्रेन देने की मांग की थी। आज पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचकर देश की 16वीं और केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तिरुवनंतपुरम कासरगोड से के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया। यहां भी थरूर पीएम मोदी के साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के अलावा ट्रेन में बच्चों से मुलाकात की। आज ही पीएम ने केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। एक छोटी सी वीडियो रील देखिए। नमस्कारम। वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी। हमारा प्रयास स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल मेड इन इंडिया समाधान देने का है। जहां जैसी जरूरत वहां वैसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। अब केरल का भाग्य आप बदलने वाले हैं और हम आपकी ताकत के साथ जुड़ करके केरल के उज्जवल भविष्य के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए आपको समर्पण का वादा करते हैं। अब वो सवाल जो शायद सियासत की समझ रखने वाला हर आम और खास व्यक्ति जानना चाहता है,
कि पीएम मोदी कर्नाटक से पहले केरल क्यों गए, प्रधानमंत्री कैसे केरल से मिशन दक्षिण को साध रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कैसे मिशन दक्षिण को साध रहे हैं, और 2024 के मद्देनजर केरल मोदी के लिए बिग फैक्टर क्यों है। तो इसका जवाब जानने के लिए आपको दक्षिण भारत नहीं बल्कि उत्तर भारत की सियासी तस्वीर समझनी होगी। कुल सीटें 40, बीजेपी 17। हम बात कर रहे हैं कहां की, ये मैप में देखिए, अब आप उत्तर की बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात करें पहले बिहार की, हम बात कर रहे हैं। इसमें 2019 चुनाव में बिहार में बीजेपी को 40 में से 17 सीट मिली थी। यहां ध्यान रखना होगा कि तब जेडीयू एनडीए में थी। लेकिन अब बात करते हैं यूपी की। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 62 सीटें मिली। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने 28 पर जीत हासिल की। फिर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 24 पर जीत मिली थी। इन हिंदी बेल्ट के अलावा गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ने 42 में से 18 पर जीत दर्ज की। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 2024 के मद्देनजर ये सभी बेल्ट पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अब दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके पीछे की रणनीति क्या है, यह भी आपको समझाते हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं 129। ये देखिए अब आप इसका टोटल जो है, अब इसका ब्रेकअप आपको देखना चाहिए। कर्नाटक 28, केरल 20, तमिलनाडु 39, आंध्र प्रदेश 25, तेलंगाना 17। ये दक्षिण भारत की सीटें हैं, 129 सीट। बीजेपी को 2019 में 129 में से सिर्फ 29 सीटें मिली, जिसमें अकेले कर्नाटक में 25 और तेलंगाना में 4 सीटें बीजेपी के पास आई थी। बाकी केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। सोचिए अब जब 2024 के चुनाव को देखते हुए पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लोकसभा चुनाव को मोदी वर्सेस ऑल बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसे में अगर बीजेपी को उत्तर भारत में सीटों का नुकसान होता है तो वो उसे दक्षिण भारत में ज्यादा सीटें लाकर बैलेंस कर सकती है। इसीलिए पीएम मोदी मिशन दक्षिण पर है। पीएम मोदी किसी काम को कितनी बारीकी से करते हैं, इसे जानने के लिए आप उनके परिधान पर ध्यान दीजिएगा। पीएम मोदी 2 दिन तक हर सार्वजनिक कार्यक्रम में केरल के पारंपरिक परिधान में नजर आए। केरल लेफ्ट का गढ़ है और लेफ्ट के गढ़ में पारंपरिक परिधान में मोदी ने वहां की आम जनता से जुड़ने की कोशिश की। केरल को हजारों करोड़ की सौगात देकर भी मोदी ने यही कोशिश की। प्रधानमंत्री ने केरल के चर्च के 8 प्रमुख पादरियों से भी मुलाकात की। इससे पहले 9 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर वो दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च भी गए। केरल में ईसाई फैक्टर अहम है। राज्य में 18% ईसाई वोटर हैं। यहां के 14 में से 9 जिलों में ईसाई समुदाय के हाथ में सत्ता की चाबी मानी जाती है। मोदी ने एक दिन पहले केरल में युवाओं से भी संवाद किया था। युवम उत्सव 2023 को संबोधित करते हुए इसके पीछे की रणनीति समझे। उत्तर भारत में युवा बीजेपी का कोर वोटर है। उसी तरह केरल में 18 साल की उम्र वाले फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या करीब 3 लाख है। 20 से 29 साल की उम्र वाले वोटरों की जो संख्या है वो करीब 24 लाख से ज्यादा है और 30 से 39 साल की उम्र के जो वोटर्स हैं वो करीब 30 लाख हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव तक केरल में युवा वोटर की संख्या करीब 60 लाख हो जाएगी, जो चुनावी गेम बदलने की ताकत रखता है, गेम चेंजर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज केरल को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस भी दी। तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक चलने वाली यह ट्रेन केरल के 11 जिलों को कवर करेगी और 14 स्टेशनों पर रुकेगी। पीएम मोदी ने आज ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के अलावा बोगी में जाकर छात्रों के साथ संवाद भी किया। इसके अलावा देश की पहली वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कोची और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ेगी और चुनावी असर छोड़ेगी। वैसे प्रधानमंत्री ने 2 दिन में केरल के लिए 3200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी की लिस्ट में केरल इसलिए भी टॉप पर है क्योंकि वहां सभी चुनावों में बीजेपी लगातार अपने प्रदर्शन को बेहतर करती आ रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2011 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 6.03% वोट मिले। 2016 विधानसभा चुनाव में यह बढ़कर 10.53% पहुंच गया। इसके बाद 2021 में 11.3% हो गया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही केरल में एक भी सीट न मिली हो,
लेकिन वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो यहां भी पार्टी के लिए चमत्कार जैसी चीज जरूर छिपी है। चुनाव आयोग का आंकड़ा कहता है कि केरल में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10.45% वोट मिले थे, जबकि 2019 में ये 13% पर पहुंच गया, यानी कि करीब 3% का इजाफा। और बीजेपी के मुताबिक 2024 के चुनाव में केरल में यह ग्राफ और ऊपर जा सकता है। लेकिन कर्नाटक का हमने जिक्र किया, अब बात कर्नाटक की करते हैं। अमित शाह के रोड शो में बुरके वाला चुनावी भरोसा। केरल के बाद कर्नाटक की खबर, जहां इस वक्त जबरदस्त सत्ता का संग्राम छिड़ा हुआ है। कर्नाटक का किंग बनने के लिए कांग्रेस और बीजेपी की जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। वोटिंग से 14 दिन पहले बीजेपी ने तरकश से सारे तीर निकाल लिए। आज और कल कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने 224 नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी के बाद आज प्रियंका गांधी मैदान में थी। कांग्रेस कर्नाटक जीतकर 2024 के कैंपेन को धार देना चाहती है, तो बीजेपी दक्षिण में अपने एकमात्र किले को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ने कर्नाटक जीतने के लिए एक खास रणनीति तैयार की है। आपको बीजेपी की प्लानिंग के बारे में बताएं, उससे पहले आपको कर्नाटक के चुनाव की एक तस्वीर दिखाते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में 2 रैलियां की और 2 रोड शो किए। यादगीर में अमित शाह के रोड शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं आईं। इन महिलाओं का कहना था कि कर्नाटक में बीजेपी की ही सरकार आएगी। इन महिलाओं ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसीलिए बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करके अच्छा काम किया। टीवी 9 भारत संवाददाता अमोद राय ने इन महिलाओं से भी बातचीत की। इसका एक छोटा सा अंश देखिए आप। यादगीर में गृह मंत्री का रोड शो था और यहाँ पे तमाम भीड़ के बीच मैंने कुछ यहाँ मुस्लिम महिलाओं को भी देखा जो बुर्के में आपको सामने दिख रही होंगी। यहाँ ही थी अमित शाह का रोड शो देखने। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी के बारे में क्या सोचती हैं। क्या आप सोचती हैं अमित शाह और बीजेपी को लेकर? खुशी की बात है, खुशी की बात है। खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात है। खुशी की बहुत बड़ी बात है। बीजेपी तो हमारे गांव का है ना, उसके लिए बहुत खुशी की बात है। वही बोले ना, हमारे बीजेपी तो आके सब हमारे को ये कर दिए सो है। ट्रिपल तलाक उन्होंने खत्म किया। बीजेपी आके हमारे को बहुत इस तरह से समझे। तो लेकिन कर्नाटक में रिजर्वेशन का एक बड़ा इशू है। मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर दिया बीजेपी ने। खत्म कर दिया ना, खत्म कर दिए तो सही है। आप क्या मानती हो, खत्म करके गलत किया कि सही किया? सही किए, सही किया। सही किए, तो सही किया। सही किए। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सही है, सही है। चाची अब कहाँ से आई हैं? हमें यादगिर से चाहिए। तो अमित शाह से देखा देखे, क्या कैसा लगा आपको? अच्छा लगे, अच्छा लगे। बरोबर, कैसे कैसे आपको लगते हैं वो? अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? वोटिंग में जीतेंगे उनको। इन मुस्लिम महिलाओं की तरह बीजेपी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। हालांकि इसके लिए उसने कई लेवल पर प्लानिंग की है। बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर लिंगायत वोटर पर, लिंगायत कोर वोट अगर कहा जाए तो। बीजेपी 17% लिंगायत वोटर्स को अपने साथ जोड़कर रखना चाहती है। बीजेपी के टॉप सूत्रों के मुताबिक दोबारा सरकार बनी तो बसवराज बोम्मई को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसी वजह से बोम्मई को चुनाव कैंपेन में अहमियत दी गई है। बोम्मई अब तक 51 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रचार कर चुके हैं। इससे लिंगायत वोटर में यह मैसेज जा रहा है कि बोम्मई ही फिर से सीएम बनेंगे। लिंगायत सीएम को लेकर कांग्रेस नेताओं के अपमानजनक बयानों को भी बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को लोगों के बीच ले जा रही है। बीजेपी सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस के सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की खींचतान को भी मुद्दा बना रही है। बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर भी कांग्रेस को घेर रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण बहाल करने का जो वादा किया था वो किसके हिस्से से काट कर किया था। बीजेपी नेता अपनी रैलियों में पीएफआई पर बैन के मुद्दे को भी उठा रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने जब टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता अमोद राय से बातचीत की तो उन्होंने भी पीएफआई के मुद्दे को उठाया और साथ ही कर्नाटक में किया जा रहे चुनावी सर्वे को सीधे तौर पर नकार दिया। गृह मंत्री जी, आप काफी दिनों से प्रचार प्रसार में लगे हैं, क्या माहौल है? आप तो नब्ज टटोलने में माहिर हैं। निश्चित रूप से यहाँ पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जितने सर्वे लोग कर रहे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुमत में आ रही है, बीजेपी कमजोर हालत में। हर बार चुनाव के शुरुआत में वो कांग्रेस को जीतता हुआ बताते हैं, बाद में नेक टू नेक फाइल बताते हैं।
और अंत में हम जीत जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री जो बोलते हैं वो इस तरह के जन सैलाब को देखकर और उनकी नब्ज टटोलने के बाद ही बोलते हैं। मैं एक बात और यहाँ पूछना चाहूँगा गृह मंत्री जी, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता हैं और वो यहाँ आकर जिस तरह की बात कह रहे हैं कि हम जब यहाँ पे झुक कर नहीं जीते हैं, हम आगे बढ़कर जीते हैं। वो बात छोड़िए, या मुस्लिम आरक्षण कर पिछड़ों के, दलितों के, ट्राइबल्स के, लिंगायत और वोकलिका के अधिकारों को भी छीन लिया। कांग्रेस की नीति है तुष्टीकरण की। हम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए पीएफआई पर बैन लगाए हैं और हमने यहाँ पर गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को भी समाप्त किया। एक आखिरी प्रश्न गृह मंत्री जी, जिस तरह से यहाँ पे चुनाव से ठीक पहले आरक्षण को रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है, आरक्षण को रीस्ट्रक्चर किया गया, उसमें जो दलित समुदाय को लिए भी फिक्सेशन किया गया है कई चीजों में, आपको लगता है कि उसका फायदा आम जनता को मिलेगा और पार्टी को भी मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। यानी सीधे तौर पर कहा गया कि मुस्लिम आरक्षण करके किसका हक काटा है, यह कांग्रेस को जवाब देना होगा, गृह मंत्री जी ने यह कहा। बीजेपी कैंपेन के आखिरी राउंड में हवा बदलने की तैयारी में, इसीलिए आखिरी 10 दिन में कर्नाटक में सबसे पावरफुल मैन की एंट्री होगी। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के चुनाव अभियान में उतरेंगे। कर्नाटक में पीएम मोदी 6 दिन प्रचार करेंगे। इन 6 दिनों में मोदी की 12 से 15 रैलियां और रोड शो होंगे। प्रधानमंत्री की रैलियां 28 अप्रैल से शुरू होंगी और 7 मई तक चलेंगी। पीएम मोदी 28 अप्रैल और 29 अप्रैल को लगातार 2 दिन कर्नाटक में रहेंगे। इसके बाद वो 3 मई, 4 मई, 6 मई, 7 मई को कर्नाटक में चुनावी रैली और दूसरे कार्यक्रम करेंगे। बीजेपी हर कीमत पर कर्नाटक में सरकार रिपीट करना चाहती है, इसीलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दक्षिण के प्रवेश द्वार पर फिर से भगवा लहराने के लिए बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग दांव आजमा रही है। कर्नाटक में बीजेपी ने आज से चुनावी महाअभियान शुरू कर दिया। आज और कल 2 दिन के मेगा कैंपेन में बीजेपी राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों को कवर कर रही है। हर सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं को उतारा गया है। इस अभियान के तहत 25 और 26 अप्रैल को कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार कर रहे हैं। इन बड़े नेताओं के अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, नरेंद्र तोमर, अर्जुन राम मेघवाल, देवेंद्र फडणवीस, ब्रजेश पाठक, कैलाश विजयवर्गीय सहित कई 224 सीटों पर 224 नेता प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार को क्षेत्रवार बांटा है। बेंगलुरु सिटी डिवीजन में 28 बड़े नेता लगाए गए हैं। एक्सक्यूज मी। बेंगलुरु रूरल डिवीजन में 19 नेता प्रचार कर रहे हैं। बेल्लारी डिवीजन में 22 नेताओं को लगाया गया है। दावनगेरे रीजन में 25 नेताओं को लगाया गया है। बीजेपी की तरह रणनीति प्लानिंग कांग्रेस ने भी बनाई है। कांग्रेस मुंबई सरकार को निशाना बना रही है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस ने सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन को बनाया है। कांग्रेस मुंबई सरकार पर 40% कमीशन का आरोप लगा रही है। कर्नाटक के डेयरी ब्रांड नंदनी का मुद्दा कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी राज्य में अमूल लाकर नंदनी ब्रांड को खत्म करने की साजिश रच रही है। नंदनी से कर्नाटक के 22,000 गांव और 24 लाख किसान सीधे जुड़े हैं, इसीलिए इमोशनल मुद्दा बन गया। अमूल ही नहीं, गुजरात की पुष्पा मिर्च को भी कांग्रेस ने चुनावी हथियार बना दिया है। गुजरात की मिर्च के कर्नाटक के मार्केट में एंट्री से कर्नाटक के किसान नाराज हैं। इसी बात को कांग्रेस चुनावी मुद्दा बना रही है। कांग्रेस ने किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं से कई बड़े वादे किए हैं। ग्रेजुएट बेरोजगारों को हर महीने 3,000 देने का वादा किया है। हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गृह लक्ष्मी योजना के परिवार की प्रमुख महिला को 2,000 रुपए देने का वादा किया गया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसे मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की वजह से दलित, कुरुबा और वोकालिंगा जो है समुदाय के वोट मिल जाएंगे। कांग्रेस को बीजेपी के बागी नेताओं से भी उम्मीद है। इस कारण बीजेपी के उन नेताओं की पार्टी में एंट्री कराई गई है जिनके टिकट काटे गए हैं, खासतौर से जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी। जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी ये दोनों नेता लिंगायत समुदाय से आते हैं। कांग्रेस ने इन्हें अहमियत दी है। इस बार कांग्रेस ने 46 लिंगायत नेताओं को टिकट दिया। इस सब के बीच में कांग्रेस के मुद्दों की झलक पार्टी नेताओं के बयानों में भी दिख रही है। प्रियंका गांधी ने आज
मैसूर में रैली की। उन्होंने नंदिनी ब्रांड का मुद्दा उठाया और बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन का आरोप लगाया। आप नंदिनी को जानते हैं? आपके यहाँ का कर्नाटका का एक कोऑपरेटिव है जो सब दूध बनाता है और दूध के पदार्थ बनाता है, उसको भी तोड़ने की कोशिश की। इन्होंने जानबूझ के ये करवाया है। पहले 99 लाख लीटर दूध कलेक्ट किया जाता था, आज 70 लाख हो रहा है। कि आपको लगे कि कम हो रहा है और वो अपनी अमूल की जो कोऑपरेटिव है, जो गुजरात की कोऑपरेटिव है, वो आप कर्नाटका में ला पाए। कि ये जो 40% की सरकारा चली, उसने आपको लूटा, बेशर्मी से लूटा और बेरहमी से लूटा। कि कितने कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की। आपने ये भी सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल के मैनेजमेंट एसोसिएशन ने पीएम तक चिट्ठी लिखी। भर्तियों में स्कैम हुए, पुलिस की भर्तियों में स्कैम हुए, तमाम स्कैम हुए, लेकिन कहीं किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा गया, क्योंकि ज्यादातर वो भाजपा से एसोसिएटेड दोषी थे। लेकिन इस सब के बीच में कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी सियासी लड़ाई हो रही है, तो महाराष्ट्र में लुका छिपी का खेल चल रहा है। पवार के पावर गेम में उलझी महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आज 3 बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक छुट्टी पर चले गए। खबर है कि शिंदे 3 दिन तक सतारा के अपने गांव में रहेंगे। शिंदे अपने परिवार के साथ सतारा गए। उनके ऑफिस का कहना है कि यह पहले से प्लान्ड विजिट था। शिंदे गांव में पूजा पाठ और दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, लेकिन शिंदे का अचानक छुट्टी पर जाना कई सवालों को जन्म दे रहा है। शिंदे सतारा क्यों गए, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बीच 15 दिन में सरकार गिरने का दावा करने वाले संजय राउत ने बड़ी बात कह दी है। राउत ने कहा कि शायद शिंदे को अपनी छुट्टी बढ़ाकर गांव में रहना पड़ सकता है। तीसरी खबर या कहें तस्वीर जो है अजीत पवार को लेकर आई है। समर्थकों ने धाराशिव जिले में अजीत पवार के भावी सीएम वाले पोस्टर चिपका दिए। मुख्यमंत्री का ऑफिस कह रहा है कि सीएम शिंदे ऑफिशियल टूर पर हैं, जबकि विरोधी कह रहे हैं कि शिंदे की छुट्टी होने वाली। एकनाथ शिंदे 3 दिन के लिए अपने गांव चले गए। कहा यह जा रहा है कि विजय पाटिल ने कहा कि मेरे मन के नेता जो है शायद मुख्यमंत्री फडणवीस से, इसलिए शायद मुख्यमंत्री छुट्टी बढ़ाकर वहां रह सकते हैं। इस सब के बीच में अगली खबर की ओर रुख कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब मामला है बिहार में बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का। आजाद आनंद मोहन कटघरे में सुशासन। नीतीश कुमार ने नियम बदलकर आनंद मोहन को रिहा करवा दिया। 20 साल की सजा 14 साल की हो गई। बिहार की राजनीति में उबाल है। इसी बीच अभी अभी आईएएस एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिखकर रिहाई का विरोध किया। यह चिट्ठी आपके टीवी स्क्रीन पर अब आप देखने जा रहे हैं। इसमें गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या के सजा याफ्ता आनंद मोहन की रिहाई की कड़ी निंदा की गई है। आईएएस एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि सरकारी लोक सेवक की ड्यूटी के दौरान हत्या के दोषी की कानून बदलकर रिहाई गलत है और बिहार सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव करके सरकारी सेवक की हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदियों की रिहाई को लेकर नियम बदले थे। इसी बदलाव के बाद बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई हो रही है। आनंद मोहन के साथ साथ गंभीर अपराधों में जेल की सजा काट रहे 27 दूसरे अपराधी भी अब आजाद हो जाएंगे। आनंद मोहन के लिए कानून बदला जा चुका है। अब सजा खत्म होने में सिर्फ औपचारिकता बाकी है। आनंद मोहन पहले ही पैरोल पर बाहर है। इस आदेश के बाद अब वो बाहर ही रहेंगे। आज टीवी 9 संवाददाता रूपेश कुमार ने उनसे बातचीत की तो आनंद मोहन ने नीतीश कुमार को तो भैया कहा, लेकिन चुनावी फायदे के लिए उनकी रिहाई पर सवाल उठाने वालों को भौंकने वाला बता दिया कि आज़ादी सबको प्रिय है, सबको भाती है। तो और एक जिस मामले में जो ऐसे मामले में जिसमें मेरा कोई अपराध था ही नहीं और सज़ा पूरी करके 1.5 वर्ष ज़्यादा काट के निकले हैं तो अच्छा लगता है। परिवार के साथ सिर्फ आनंद मोहन नहीं है, जो निर्णय आया है मंत्री परिषद का वो मेरे लिए नहीं आया। कोई क्या बोल रहे हैं मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हर भौंकने वाले का
जवाब देने का वो मेरी आदत नहीं है। लेकिन जो इनकी आदत है उससे लोगों में चिंता है। गोपालगंज के डीएम रहे एम जी कृष्णैया की हत्या 1994 में हुई थी। 14 साल की सजा काटने के बाद आनंद मोहन की ठसक बता रही है कि 30 साल पहले वो कैसे रहे होंगे या रहा होगा। आनंद मोहन की आजादी के फरमान ने कृष्णैया परिवार के जख्मों को कुरेद दिया है। जी कृष्णैया की पत्नी बिहार सरकार से सवाल पूछ रही हैं। एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर की हत्या करने वाले को जेल से बाहर निकालकर नीतीश सरकार क्या मैसेज दे रही है? इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके रूल का अमेंड करके बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग बहुत अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को। बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। वो राजपूत है, वो बाहर आए तो उसको राजपूत वोट्स मिलेगा बोल के बाहर लाया गया, बस उतना ही। नहीं तो क्या है, क्रिमिनल को बाहर लाने का क्या जरूरत है? बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के लिए कानून बदलने के पीछे वोट बैंक की राजनीति है। आनंद मोहन राजपूत हैं। बिहार में राजपूतों का वोट करीब 7% है। शायद जेडीयू और आरजेडी को यह लग रहा है कि आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने पर उन्हें राजपूतों का वोट मिल जाएगा। आनंद मोहन के साथ जिन 27 कैदियों को रिहा करने का आदेश जारी किया है, उनमें 13 के जो नाम है वो MY समीकरण को साधते हैं, यानी कैदियों की रिहाई में भी वोट बैंक को साधने की कोशिश हुई। लेकिन हमारा कहना है कि चुनावी फायदे के लिए एक अपराधी को जेल से निकालना, क्या यह सियासी अपराध ही है? सीधा ही अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरें इस वक्त क्या चल रही हैं दुनिया में। आइए देखते हैं। सबसे पहले निकाय चुनाव में सीएम योगी ने किया ट्रिपल इंजन सरकार का जिक्र। रायबरेली में जनसभा को संबोधित करने के दौरान बोले, डबल इंजन सरकार ने देश और प्रदेश की तस्वीर बदलते देखी है। ट्रिपल इंजन सरकार बन जाएगी तो विकास की रफ्तार होगी और तेज। शराब घोटाला मामले में बड़ी सिसोदिया की मुश्किलें। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। सीबीआई चार्जशीट में पहली बार आया सिसोदिया का नाम। सिसोदिया के अलावा 3 और नाम भी शामिल। सूत्रों से बड़ी खबर, 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ओडिशा में मौजूद था गुड्डू मुस्लिम। 13 अप्रैल के बाद बैग फेंक कर हुआ फरार। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। यूपी, बिहार, एमपी में 16 जगहों पर छापेमारी। सिवान में 2 लोगों को हिरासत में लेने की खबर। टीम ने संदिग्ध लेनदेन से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद किए। पूर्वी लद्दाख में बड़े तनाव के बीच एससीओ मीटिंग में हिस्सा लेने भारत आएंगे चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू। 27 अप्रैल को पहुंचेंगे भारत। चीन ने बयान जारी कर की पुष्टि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बातचीत कर सकते हैं ली शांगफू। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ भक्तों के लिए खुले बाबा केदारनाथ के कपाट। 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बारिश। केदारनाथ धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान। टीम में अजिंक्य रहाणे का नाम शामिल। सूर्य कुमार यादव टीम से आउट। चोटिल ऋषभ पंत की जगह KS भारत को विकेटकीपर के तौर पर मिली जगह। 11 जून से इंग्लैंड के ओवल में खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। जो बाइडेन का बड़ा ऐलान, दूसरी बार लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। इलेक्शन कैंपेन किया लॉन्च। जो बाइडेन दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या उम्र होगी उनकी, सोचा है आपने? लेकिन यूक्रेन के युद्ध की उम्र जो है वो लगता है बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब दबेगा न्यूक्लियर ट्रिगर, ये बहुत बड़ा सवाल है। यूक्रेन का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से भीषण हमला। ब्रेक करें। यूक्रेनी डिफेंस फोर्सेस ने रूसी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट बरसाए। रूसी बेस पर किया हमला। ये देखिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने शुरू किया T-14 टैंक का इस्तेमाल। ब्रेक करें। T-14 अर्माटा टैंक से यूक्रेनी पोजीशंस पर हमला। रूसी न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्ती के हवाले से खबर।
इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, यूक्रेन वॉर में अब सबसे विध्वंसक मोड़ आने वाला है। युद्ध के बीच न्यूक्लियर तबाही की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत मॉस्को से हुई। पुतिन के बेहद खास मेदवेदेव ने दी एटमी धमकी। विद द विजुअल्स राहुल। मेदवेदेव ने कहा एटमी हथियार चलाने पर नहीं कांपेंगे रूस के हाथ। मेदवेदेव ने कहा रूसी एटमी हथियार को ना भूले वेस्ट। मेदवेदेव ने कहा नए विश्व युद्ध के कगार पर है पूरी दुनिया। एटमी जंग का बिगुल जो है वो बच चुका है। मेदवेदेव की धमकी आ चुकी है, रूसी न्यूक्लियर वेपन को नजरअंदाज ना करें, ये उन्होंने कहा है। पश्चिमी देश समझें रूसी एटमी पावर संपन्न है, एटमी वेपन चलाने में रूस के हाथ नहीं कांपेंगे। न्यूक्लियर टकराव के हालात तेजी से बढ़े हैं, अब दुनिया नए विश्व युद्ध के कगार पर है। मेदवेदेव सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं, 3 दशक से पुतिन के बेहद करीबी हैं मेदवेदेव। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। न्यूक्लियर वॉर के सिग्नल अमेरिका की तरफ से भी मिल रहे हैं। यूक्रेन वॉर की वजह से एटमी जंग संभव, ब्रेक करें। अमेरिकी लेफ्टिनेंट जनरल रहे बेन हॉजेस का दावा, यूक्रेन की जीत को लेकर यूएस और वेस्ट कमिटेड नहीं है। यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जीत के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। वेस्ट का रवैया ही एटमी युद्ध की वजह बन सकता है। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर राहुल, और इस की ग्राफिक्स के साथ राहुल मेदवेदेव की धमकी चलाइएगा बगल में, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स। अमेरिकी लेफ्टिनेंट जनरल बेन हॉजेस ने क्या कहा ये देखिए। ये बहुत बड़े 4 स्टार जनरल रह चुके हैं। यूक्रेन न्यूक्लियर वॉर की वजह बन सकता है, ये इन्होंने कहा है। फिर इन्होंने क्या कहा है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा बड़ा है, लेफ्टिनेंट बेन हॉजेस का दावा है। इस सब के बीच में यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जो है उसकी यूक्रेन की जीत के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। लेकिन अगली खबर की ओर रुख करते हैं राहुल, बड़ी खबर आई है। ये देखिए, न्यूक्लियर हमले की आशंका लगातार बढ़ रही है क्योंकि रूस शॉर्ट रेंज मिसाइल ट्रीटी से हट सकता है। ट्रीटी से हटने का जल्द ऐलान कर सकता है मॉस्को। ट्रीटी से हटते ही न्यूक्लियर मिसाइल का खतरा बढ़ेगा। तास की रिपोर्ट में रूसी न्यूक्लियर इरादों पर खुलासा। सीधे आइए बिग वॉल पर राहुल, यह बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा इस खबर के साथ राहुल नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स भी दिखाइएगा। इंटरमीडिएट शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल पर रूस लेगा बड़ा फैसला। नेक्स्ट चेंज करिए, इंटरमीडिएट शॉर्ट रेंज एटमी मिसाइल बैन कर ट्रीटी से हट सकता है रूस, ये जानकारी आ रही है। अमेरिका एक्शन की वजह से रूसी समझौते से पीछे हट सकता है। नेक्स्ट दिखाइए, एशिया पैसिफिक, यूरोप में अमेरिकी मिलिट्री प्रोग्राम से रूस परेशान। नेक्स्ट दिखाइए, जंग के बीच रूस अमेरिकी मिसाइल की रेंज को भी परख रहा है। यह देखिए, टास एजेंसी ने सीनियर रूसी राजनयिक के हवाले से यह दावा किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अब खबर आ रही है कि जंग में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ब्रेक करें, लुहांस्क में रशियन हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। विद द विजुअल्स। चार 4,000 सैनिक मारे गए। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में यूक्रेनी सैनिक ढेर हुए। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर। 7 दिन में सबसे बड़ा नुकसान, ये देखिए जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। राहुल पीछे स्काई कर दीजिएगा। एक हफ्ते में यूक्रेन के 4,000 सैनिकों की मौत। एलपीआर में रूसी ऑपरेशन में मारे गए सैनिक, ये जानकारी आ रही है। कीव ने रूसी सेना के बड़े दावे को खारिज किया है। एक हफ्ते में 400 सैनिकों की मौत यूक्रेन ने कहा है। यूक्रेन को अवदीविका, वोलेदार में ज्यादा नुकसान हुआ है। डोनेट्स्क में रूसी अटैक से जॉर्जिया के 60 सैनिक ढेर हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल रहे एंद्री मोरोचको का यह खुलासा है।